फिर हम समय को आगे ले चलेंगे। तो सूर्य ठीक यहाँ है। कुछ ही क्षणों में सूर्यास्त होगा और हम दिशाओं का परिचय लेंगे। तो हमने देखा सूर्यास्त यहाँ हुआ है, ये पश्चिम क्षितिज है। यदि हम सूर्यास्त देखते हैं तो हमारी दाईं और उत्तर दिशा, बाईं और दक्षिण दिशा और पीछे होगी पूर्व दिशा। आज सूर्यास्त के समय हमें पश्चिम आकाश में ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी का चंद्र आकाश में दिखाई दे सकता है, यदि आकाश साफ रहा तो। हमारे स्थान पे प्रकाश प्रदूषण अधिक मात्रा में होने के कारण आकाश में बहुत ही कम तारे दिखाई देते हैं। कुछ ही गिने चुने 15-20 तारे दिखाई पड़ते हैं। आइए शहर से दूर चलते हैं किसी वेधशाला में, ऑब्जर्वेटरी में, और वहीं से आकाश देखते हैं। और बहुत ही सुंदर आकाश, जहाँ बहुत सारे तारे हैं और सुंदर सी हमारी आकाश गंगा। हमारे पूर्वजों ने तारों को जोड़कर कुछ कल्पनाएं की थी। उन कल्पनाओं में प्राणी, पक्षी, शिकारी, मछलियाँ, चीज वस्तुएं थी। उन्हें तारामंडल कहा गया, कॉन्स्टेलेशंस। जिस प्रकार यहाँ वृश्चिक तारामंडल दर्शाया है, स्कॉर्पियस, और आकाश के दूसरे भाग में सप्तर्षि। सप्तर्षि के 7 तारों के नाम प्राचीन भारत के 7 ऋषियों के नाम से हैं। वे हैं क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मरीचि। सप्तर्षि के इन 2 तारों का उपयोग कर हम आसानी से ध्रुव तारा खोज सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पूरे आकाश में 88 तारामंडल है, 88 कॉन्स्टेलेशंस। यदि हम पश्चिम से शुरू करें तो सिंह, लियो, कन्या, वर्गो, भूतक, ब्रोटिस, शौरी, हरक्यूलिस, हंस, सिग्नस, भुजंगधारी, ऑफ्यूकस, नरतुरंग, सेंटरस, इसी प्रकार 88 है। और हमने सरल रेखाओं से आकाश का विभाजन भी किया हुआ है। अब लौट आते हैं आज शाम के आकाश में। शाम के 8 बज रहे हैं और पश्चिम आकाश में हम 2 ग्रहों को देख पाएंगे। सफेद चमकीला होगा शुक्र, इवनिंग स्टार वीनस, जो मिथुन तारामंडल में है, और यहाँ चंद्र के साथ कर्क तारामंडल में होगा लाल ग्रह मंगल, रेड प्लैनेट मार्स। अब ये जो हम देख रहे हैं, ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का छोटा सा मॉडल। इस टेलीस्कोप ने बहुत सुंदर सुंदर चित्र लिए हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण यहाँ हमारे सामने हैं। यहाँ निहारिका का एक भाग दर्शाया है। यहाँ हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु जुपिटर है, जिसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन से बना है। और यहाँ एक तारे के विस्फोट के बाद निर्माण हुई निहारिका है, नेबुला है। और यदि हम तुलना करें तो हबल दूरबीन की तुलना में जेम्स वेब दूरबीन
लगभग 3 गुनी विशाल है, बड़ी है। और दूरबीन की ये जो कांच है, मिरर है, ये बेरिलियम से बनाई गई है, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिससे हमें रिफ्लेक्शन 99% तक मिल पाए। दूरबीन और ग्रहों के बाद तारों का परिचय देते हैं। शुरुआत करते हैं मिथुन तारामंडल से। मिथुन के 2 चमकीले तारों को उनके समांतर और 2 तारों के साथ जोड़ने पर समांतर भुज चतुष्कोण निर्माण होता है, पैरेललोग्राम। और उनके मध्य में ये जो आकाश का भाग है, उसे कहते हैं क्रांति वृत्त। पृथ्वी से देखने पर आकाश में सूर्य का भ्रमण मार्ग, इक्लिप्टिक। यहाँ सिर के ऊपर सिंह तारामंडल है, लीव। सिंह का सबसे चमकीला तारा है मघा, रेगुलस। यह तारा मघा ठीक क्रांति वृत्त पर होने के कारण सूर्य, चंद्र और ग्रह अनेकों बार इस तारे की मुलाकात देते हैं, जब भी वे यहाँ से भ्रमण करते हैं। सिंह के पश्चिम में है कर्क तारामंडल। कर्क तारामंडल के इस भाग को भारत में हम कहते हैं पुष्य नक्षत्र। यहाँ तारों का गुच्छा है। दूरबीन से देखें तो ये हमें मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। इसी कारण नाम दिया है बीहाइव स्टार क्लस्टर। उत्तर में सप्तर्षि का वशिष्ठ नाम का यह तारा। ध्यान से देखें तो 2 तारे दिखाई देते हैं। इन्हें युगल तारे कहा जाता है। दूरबीन से देखें तो दृश्य में हमें ऋषि वशिष्ठ यहाँ और उनकी ऋषि पत्नी अरुंधति यहाँ दिखाई देती है। सप्तर्षि के पिछले 2 तारों को सरल रेखा से जोड़कर दक्षिण पूर्व में आगे बढ़ने पर लाल चमकीला तारा दिखाई देता है, स्वाति नक्षत्र। लगभग उतना ही अंतर दक्षिण में और आगे बढ़ने पर हम पाते हैं नीला चमकीला तारा, चित्रा। अब हम समय को आगे ले चलते हैं और मध्यरात्रि के आकाश में दक्षिण पूर्व क्षितिज के ऊपर है विशाल वृश्चिक तारामंडल, स्कॉर्पियस। वृश्चिक का सबसे चमकीला तारा है एंटेरस। ये इतना विशाल है कि इस तारे में हम 51 करोड़ 20 लाख सूर्यों को रख सकते हैं। हार्ट ऑफ स्कॉर्पियस, एंटेरस। वृश्चिक के पूर्व में यहाँ धनु तारामंडल है। धनु में ये जो तारों का समूह है, ये चाय की किटली जैसा दिखाई देता है। इसी कारण कहते हैं टी पॉट एस्टेरिज्म। और धनु और वृश्चिक के मध्य में यहाँ हमारी आकाशगंगा का केंद्र है, सेंटर ऑफ मिल्की वे, जहाँ एक विशाल ब्लैक होल है। ब्लैक होल का यह चित्र आपने अवश्य ही सोशल मीडिया पर देखा होगा। समय आगे बढ़ा है और सुबह के 5 बज रहे हैं, तो आप सभी पूर्व में देखें। क्षितिज के ठीक ऊपर पीला चमकीला तारा आपको दिखाई दे सकता है, जो टिमटिमाएगा नहीं। वो होगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु जुपिटर। ठीक उसी के नीचे हम पाएंगे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, मर्क्यूरी। और यहाँ होगा वलयों का सम्राट शनि, सैटर्न। तो सूर्योदय के पहले 3 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। सूर्यास्त के बाद शुक्र और मंगल, अर्थात कोई आंखों से दिखाई देने वाले सारे ग्रह इन दिनों दिखाई देते हैं, तो आप उन्हें जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। सिर के ऊपर शुगाल तारामंडल में तारे के विस्फोट के बाद किस तरह का सुंदर दृश्य निर्माण होता है, वो हम देख रहे हैं डम्बेल नेबुला के रूप में। दरअसल कम और मध्यम द्रव्यमान के तारों का जब ईंधन समाप्त होता है, तो अपनी बाहरी परतों को
केंद्र में सिकुड़ कर रह जाता है छोटा सा श्वेत वामन तारा, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। ऐसा ही एक दृश्य यहाँ है। इस स्वरमंडल तारामंडल में लायरा कॉन्स्टेलेशन में रिंग नेबुला के स्वरूप में किसी बड़ी सी दूरबीन की मदद लेकर हम केंद्र के छोटे से श्वेत वामन तारे को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न जरूर होगा कि जिस समय सप्तर्षि आकाश में नहीं होती उस समय ध्रुव तारा खोजें तो कैसे? उत्तर दे रहा है शर्मिष्ठा तारामंडल। यह अंग्रेजी अक्षर N या W स्वरूप में है शर्मिष्ठा। सबसे दक्षिणी तारे को यदि हम पहला मानते हैं तो पहले और चौथे तारे को सरल रेखा से जोड़कर उनका लंब परपेंडिकुलर लेकर यदि हम क्षितिज के पास आते हैं तो लीजिए मिल गया हमें ध्रुव तारा। और फिर कुछ ही समय बाद सूर्योदय के साथ नए दिन की शुरुआत होगी। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ रात के आकाश की जानकारी मैं समाप्त करता हूँ। अब आप सभी स्काई शो देखें और यदि कोई प्रश्न हो प्रोग्राम के बाद पूछ सकते हो। मैं हूँ चिंतन जोशी। धन्यवाद। थैंक यू। ये दिन चल रहा है ना, शाम हो गई, रात हो गई। 400 वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। उन्हें लगा शायद उन्हें चांद तारों का और बेहतरीन नजारा होता। कुछ ही समय पहले जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती? गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। मुंह पे आ रहा है क्या? जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर 4 छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो गए। पहले उन्हें किसी ने नहीं देखा था। दूसरी रात तारों ने जगह बदल दी थी। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो सही था, कि वो तारे दरअसल बृहस्पति के आसपास चक्कर लगाने वाले चांद थे। लोग हमेशा आसमान में दिखने वाली उस रहस्यमय चमकीली रेखा को उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य जताते हैं, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। वो क्या था? क्या गैलीलियो शायद ये ढूंढ निकाल सका? वो अनगिनत तारों से बनाया गया था जो इतने फीके थे कि दूरबीन के बिना उन्हें देखना मुश्किल था। गैलीलियो को यह एहसास हुआ कि वो सूरज थे, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, पर काफी दूरी पर थे। आज हमने विशाल दूरबीनों की रचना की है, जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो
हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है। ये अंतराल है जहां बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मित कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी हैं। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे, वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा जो शायद आज ये शो देख रहा हो। आज के विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। आज तक मिली जानकारी के अनुसार जो भी चीजें अस्तित्व में हैं, उन सभी को ये समेट लेता है। अति सूक्ष्म परमाणु से लेकर पूरी पृथ्वी तक, सूरज और अन्य ग्रहों से लेकर लाखों करोड़ों तारों और अरबों आकाश गंगाओं तक, हर जगह हर चीज में है ये विश्व। एक न सुलझने वाले रहस्य की तरह है ये। मानवीय इतिहास में घटी आश्चर्यजनक घटनाओं का स्रोत है ये। पिछले कई युगों में हम में से कुछ विद्वान व्यक्तियों ने विश्व के रूप के बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं, अपने पूर्वजों की कल्पनाओं को विस्तृत रूप देकर। आज के विश्व की ये कहानी गतकाल के उन महान खगोल वैज्ञानिकों को शायद अजीब लगेगी, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, पोलैंड के कोपरनिकस और इटली के गैलीलियो। विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मित बहुत सालों पहले हुई थी, और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य एक छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश उसमें धमाका हुआ और एक विश्व का निर्माण हुआ, जो भयंकर तप्त और बढ़ते हुए आकार का था, जो बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब उसका जन्म हुआ, तब वहां सिर्फ ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ही था। उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा का रूपांतर हुआ भौतिक पदार्थों में। प्रारंभिक भौतिक पदार्थों में से जन्म हुआ मूल तत्वों का। पहली 30 मिनटों में ही हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। बाद में जब तारों का निर्माण हुआ, तब उनमें से अन्य मूल तत्वों की निर्मित हुई। लाखों वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहां वहां घने गुच्छों में बिखर गए।